नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, प्रथम विश्व युद्ध। बात होगी उस बारूद के ढेर की जहां दशकों से छिपे हुए तनाव एक भयंकर वैश्विक जाल की ओर बढ़ रहे थे। और फिर जो धमाका हुआ उसने पूरी दुनिया को एक अभूतपूर्व त्रासदी में धकेल दिया। चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारी आज की ये पूरी चर्चा कोई हवाई बात नहीं है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस रिसर्च में प्रकाशित विद्वान उत्सव कुमार के विस्तृत अकेडमिक शोध पर आधारित है। तो यहाँ जो भी तथ्य सामने आएंगे वो एकदम ठोस और वैज्ञानिक शोध से निकाले गए हैं। इस जटिल ऐतिहासिक जानकारी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि। दूसरा, युद्ध के मुख्य कारण। तीसरा, साराजेवो हत्याकांड और शुरुआत। चौथा, शांति संधियां और राष्ट्रसंघ। और आखिर में विश्व युद्ध के दूरगामी प्रभाव। तो चलिए सीधा चलते हैं पहले अध्याय की तरफ, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि। अब जरा उस समय की दुनिया की कल्पना कीजिए। दुनिया मुख्य रूप से 2 डरे हुए और एक दूसरे पर शक करने वाले खेमों में बंट चुकी थी। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र जिनमें फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली और अमेरिका जैसे देश शामिल थे। और ठीक इनके सामने खड़ी थीं केंद्रीय शक्तियां, यानी मुख्य रूप से जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की। दोनों तरफ बस तनाव ही तनाव था। और ये बंटवारा रातों रात नहीं हुआ था। दशकों तक चली गुप्त संधियों ने एक खतरनाक डोमिनो इफेक्ट पैदा कर दिया था। 1879 की द्विपक्षीय संधि से लेकर 1904 के एंटेंट कॉर्डियल और 1907 के ट्रिपल एंटेंट तक इन संधियों ने यूरोप को एक ऐसे जटिल जाल में फंसा दिया था जहां अगर एक देश पर हमला हुआ तो बाकी सभी देशों का युद्ध में घसीटा जाना बिल्कुल तय था। सच में ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिससे बाहर आना लगभग असंभव हो गया था। अब आते हैं अध्याय 2 पर, युद्ध के मुख्य कारण। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी नफरत और डर आया कहां से? दरअसल कई ढांचागत कारणों ने पूरे यूरोप में भय और तीव्र प्रतिद्वंद्विता का माहौल बना दिया था। सैन्यीकरण, आर्थिक साम्राज्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद, प्रेस की जहरीली भूमिका, नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और किसी भी मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कमी, इन सब चीजों ने मिलकर बस आग में घी डालने का काम किया। इन सब में सबसे खौफनाक बात थी हथियारों और नौसेना की होड़ जो एक विशाल स्तर पर पहुंच गई थी। खासकर ब्रिटेन और जर्मनी के बीच एक अपूर्वपूर्व नौसैनिक प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इसके साथ ही देशों ने सैन्य भर्ती को भी अनिवार्य कर दिया था। इन सब तैयारियों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो युद्ध का आना अब केवल समय की बात रह गई हो। यहाँ इतिहास का एक बेहद चर्चित अकादमिक सिद्धांत भी सामने आता है जिसे मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। यह सिद्धांत एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या पूंजीवाद और बड़े हथियार निर्माताओं के मुनाफे की लालच ने जानबूझकर दुनिया को इस भयंकर युद्ध की ओर धकेला? खैर, ये एक निष्पक्ष ऐतिहासिक बहस का विषय है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे आर्थिक लाभ की नीतियां भी वैश्विक अस्थिरता का इतना बड़ा कारण बन सकती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अध्याय 3 की ओर, साराजेवो हत्याकांड और युद्ध की शुरुआत। बारूद तो बिक चुका था, बस अब एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी लगी 28 जून 1914 को। साराजेवो में ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस घटना को युद्ध का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता, बल्कि ये तो बस वो आखिरी और घातक चिंगारी थी जिसने ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच पहले से मौजूद भयानक तनावों को हमेशा के लिए भड़का दिया। इस घटना की गंभीरता को बस इसे खौफनाक संख्या से समझा जा सकता है, 1565। जरा सोचिए, एक अकेले स्थानीय स्तर की हत्या ने पूरी दुनिया को ठीक 1565 दिनों तक चलने वाले एक अभूतपूर्व और विनाशकारी वैश्विक युद्ध में झोंक दिया। यह सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसके बाद आता है अध्याय 4, शांति संधियां और राष्ट्रसंघ। युद्ध तो रुक गया, पर उसके बाद क्या हुआ? 1 अरब पाउंड। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह कोई मामूली रकम नहीं है, बल्कि एक चौंका देने वाला आर्थिक आंकड़ा है जो उस भारी भरकम और दंडात्मक हर्जाने को दर्शाता है जो युद्ध हारने के बाद जर्मनी पर बेरहमी से थोपा गया था। दरअसल 1919 की वर्साई की संधि ने हारने वालों को बहुत गहरे घाव दिए थे।
जर्मनी का 43% क्षेत्र उससे छीन लिया गया, उसकी सेना पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए और युद्ध अपराध खंड 231 के तहत उसे ही इस पूरे विनाश का अकेला दोषी ठहरा दिया गया। वहीं दूसरी ओर इटली जैसे मित्र राष्ट्र को भी लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। इन सब चीजों ने भविष्य की अस्थिरता और फांसीवाद के बेहद खतरनाक बीज बो दिए। इसी उथल-पुथल के बीच 1919 में राष्ट्रसंघ यानी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन द्वारा प्रस्तावित ये एक ऐसा संस्थागत प्रयास था जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति बनाए रखना था। दुनिया ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि संधियों और गठबंधनों के कारण ऐसा विनाशकारी युद्ध भविष्य में दोबारा कभी न देखना पड़े। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और 5वें अध्याय पर, विश्व युद्ध के दूरगामी प्रभाव। इस युद्ध के बाद भौगोलिक रूप से दुनिया का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका था। एक तरफ जहां जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, रूसी और ओटोमन जैसे 4 प्राचीन और विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गए, वहीं दूसरी तरफ पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया और फिनलैंड जैसे बिल्कुल नए और स्वतंत्र राष्ट्रों का जन्म हुआ। और सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिला वो था वैश्विक वित्तीय शक्ति के केंद्र का यूरोप से हटकर सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों में चला जाना। 1917 के अंत में युद्ध में प्रवेश करने के बाद अमेरिका ने अपनी औद्योगिक क्षमता का इतना अभूतपूर्व विस्तार किया कि वो बहुत जल्द दुनिया की प्रमुख आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा। तो इन गुप्त संधियों के डोमिनो इफेक्ट और बाद में हारने वालों पर थोपे गए कठोर हर्जाने का गहराई से विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही उत्तेजक सवाल सामने आता है। क्या यह संभव है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति ने शांति स्थापित करने के बजाय केवल द्वितीय विश्व युद्ध के लिए एक खौफनाक मंच तैयार कर दिया था? ये एक ऐसा गहरा विचार है जो इतिहास के पन्नों को एक बिल्कुल नई और अलग नज़र से देखने पर मजबूर कर देता है।